धारा 370 लगने पे नहीं आपने कहा मैंने सुना, आपने कहा मैंने सुना, आप बोलने नहीं देते हैं। धारा 370 पे आपकी सरकार आप बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं। धारा 370 पे आपकी सरकार ने इतना आवाज उठाया, सबसे बड़ी गंदी आदत है कि बोलने नहीं देते हैं। और लोकसभा में भूल गई है, ये कहते थे कि हाँ ये तुम ही अफजल को मारोगे और घर से अफजल निकलेगा, यही लोग है। कोई भूल गया है क्या? यही देश विरोधी है ये लोग। अगर दोबारा आ जाएंगे ना तो ये दशा जो है वो और बुरी हो जाएगी, क्योंकि अब गठबंधन है, पहले तो एक था तो इतना लूटा, अब तो सब मिल गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सुशासन, योगी जी का सुशासन और गारंटी दोनों या आम जनमानस को दिख रही है और वो धरातल तक उतरी है। और यहाँ का चुनाव इतना बढ़िया मजेदार हो गया है क्योंकि यहाँ जाति का समीकरण पूरा खत्म हो गया है, केवल एक समीकरण है, राजीव राय जिंदाबाद। जैसे राजा भैया हैं तो उनको पारिवारिक उनकी विरासत में राजा का मिला हुआ है वादा, उसको हम नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते। तो राजा भैया है तो राजा भैया है। ये बोलते हैं कि रानियों का नशबंदी कर दिया गया, ये कौन सी भाषा आप बोलते हो भाई? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है घोसी लोकसभा क्षेत्र में। हम दरअसल मऊ में मौजूद हैं और यहाँ ये फागू की जो चाय है ये काफी ज्यादा जो है फेमस है। फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैठकर राजनीति जो है ज्यादा लोग बतियाते हैं और क्योंकि मामला पूर्वांचल का है और पूर्वांचल में कहा कि भैया जहां आदमी बैठ जाए वहीं से राजनीति शुरू बा। ताइए यहाँ लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि चुनावी माहौल जो है घोसी का, खासकर मऊ में क्या कुछ चल रहा है। तो क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल है इस वक्त? इसमें बीजेपी का माहौल है। कहाँ है? विकास के मुद्दों को लेके जनता इस बार वोट कर रही है, राम मंदिर को लेके वोट करेगी। लेकिन विकास के कौन से मुद्दे? रोड, लाइट, पानी, स्वास्थ्य सुविधा और क्या चाहिए आम जनता को? राशन मिला, घर मिला। और सरकारों ने आपको क्या दिया? भाजपा सरकार ने हमें सुरक्षित किया है, तो हमको बस बीजेपी अपने इन्हीं कारणों से इस बार विजयी होगी। 400 से पार का जो भी है वो आपको 4 तारीख के बाद सामने रहेगा। अच्छा, इस बार जो विपक्ष है उसने मेन फोकस किया युवाओं पर। रोजगार का मुद्दा जो है काफी बड़ा मुद्दा है और अपने मैनिफेस्टो में लिखा भी है कि रोजगार गारंटी देंगे। क्या लगता है कि रोजगार का मुद्दा जो हावी पड़ेगा? नहीं, आज तक क्या विपक्ष सरकार में नहीं रहा? सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। आज के डेट में बेरोजगार वही है जो कुछ नहीं करना चाहता है। आज के डेट में आप एक लेबर ढूंढने जाएंगे वो भी खाली नहीं है। आज के डेट में सारे युवा हो या बुजुर्ग हो, हर आदमी खुद के खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है। तो कभी प्रयागराज आप गए हैं? जी। प्रयागराज में स्टूडेंट्स का हब है, मतलब दूर दूर से वहाँ पर स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं। किसान के बच्चे होते हैं, कुछ जो है वहाँ पर बड़े ही कठिनाइयों से स्ट्रगल करके वहाँ रह रहे हैं। वो इंतजार करते हैं भर्तियों की। भर्तियां जो है वो काफी लेट आती है, विलम्ब आती हैं तो उसमें पेपर लीक जैसी समस्या होती है। तो क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो इस वक्त वहाँ पर हैं? पेपर लीक पे कई सारे कड़े कानून आ गए हैं। आपके बाद आपको ये भी सुनने को नहीं मिलेगा कि कहीं से पेपर लीक हुआ है। जब गलतियां होती हैं उसके बाद ही सुधारा जा सकता है ना। हर राज्य में चोर रहे, इसमें भी कुछ लोगों की वजह से सरकार ध्रुमिल हो रही है। अब से ऐसा नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारे नियम आ गए हैं। जल्दी वो चीजें आपको दिखेंगी। चलिए, वो चीजें देखेंगे, हम उससे बात करेंगे और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। तो शक्ति जी, आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल है? एनडीए का माहौल है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सुशासन, योगी जी का सुशासन और गारंटी दोनों या आम जनमानस को दिख रही है और वो धरातल तक उतरी है। और पिछले 10 साल में जो काम हुए उसको देख के हर व्यक्ति आज मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के पक्ष में खड़ा है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से जो प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं, लेकिन जो आप गिना रहे हैं भाजपा के जो है कामकाज पे वोट पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अगर सुबसपा लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किए हैं उसको देख के पब्लिक वोट करेगी। मतलब बेसिकली साफ बात यह है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से प्रत्याशी हैं, अरविंद राजभर, लेकिन ये जो वोट है, ये जो चुनाव है, ये अरविंद राजभर के फेस पे नहीं बल्कि मोदी के फेस पे है।
मोदी जी आज ही बोले हैं कि मोदी जी ने खुद स्वयं आज बोला है कि आप अरविंद राजभर को नहीं, आप सीधे मोदी जी को, आप छड़ी को वोट करेंगे तो वो कमल को वोट मिलेगा, और वो मोदी जी का वोट है, वो मोदी जी को मिल रहा है। अच्छा, इसके पहले ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, लेकिन वहां पर जो है हारे और उसके बाद वापस आए भाजपा में। तो क्या लगता है कि मतलब जो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या लगता है कि वोट शेयर भी होंगे, या जो उनके जो लोग हैं, जो समर्थक है, उनमें क्या कुछ जो है बातचीत चल रही है? जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश राजभर जी जमीनी नेता हैं, और उनका जो वोट शेयर है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो सुबसपा के भी जो कैडर है, वो कैडर वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास जरूर आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो इस बार विपक्ष ने युवाओं पर काफी फोकस किया है। मुद्दा जो है रोजगार का है, बेरोजगारी का है, और ये मुद्दे पर राहुल गांधी साफ तौर पे कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी देंगे और 30 लाख जो है नौकरियां सेंट्रल लेवल पर विभागों में वो जो है वो देंगे। क्या लगता है कि रोजगार का मुद्दा इस बार भारी पड़ेगा? रोजगार, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे अभियानों को लाकर युवाओं को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम की है। और तमाम सारी, पहले जो स्टार्टअप 2014 से पहले वो करीब 140 था, वो आज बढ़ के 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हो गए हैं। 100 यूनिकॉर्न हमारे देश ने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, पूरे इकोसिस्टम से आम आदमी को, एक सामान्य वर्ग के भी आदमी को इस पूरे सिस्टम में लाभ जरूर मिल रहा है। तो सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरीके के भी अभियान जो रहे हैं, जिसको अभियान बना के भी प्रधानमंत्री जी ने जिसका प्रमोशन किया है, जिसको चलाया है, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और उसको देख के युवा समझ रहा है कि कौन उनके लिए काम कर सकता है। अच्छा शक्ति जी, मुझे ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से जब ये चुनाव शुरू हुआ लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, तो हमने देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ठाकुरों और राजपूतों में काफी नाराजगी भाजपा को लेकर ये सामने नजर आया। ये धीरे धीरे हर चरण के बाद मतलब चलता गया, लेकिन क्या लगता है कि पूर्वांचल में भी ये मुद्दा हावी है? सोचना पड़ रहा है? नहीं, सोचना नहीं पड़ रहा है। तमाम सारे ऐसे बयान जरूर आए हैं जो बयान भी किसी भी जाति विशेष को लेकर नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर हम आज के समय में अगर देश की बात करें, पार्टी की बात करें, तो एक भारतीय जनता पार्टी है जो सभी वर्गों को लेके, जात पात से, कास्ट इक्वेशन से ऊपर उठकर राजनीति कर रही है और सभी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, और उसको देखते हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, अब और बात करेंगे हम लोगों से। क्या नाम है आपका? आलोक श्रीवास्तव नाम है मेरा, मैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, नेता जी आप तो आलोक जी, मुझे ये बताओ कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो लगातार ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बकायदा वो कह रहे हैं कि हर जो है जाति का उनको वोट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो है उनके ही एक सुबह सपा के नेता जो है वो बाकी जातियों को जो है गरिया रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? गाली दिए होंगे, वो उनका व्यक्तिगत हो रहा है, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है पूरे देश में, 140 करोड़ देशवासी बनाम भाजपा का ये चुनाव होने जा रहा है, उसका सीधा सीधा नतीजा ये रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब पहली खेप में टिकट लेकर के आए तो जनता तो उनको बाद में खदेड़ती, पहले वो अपने नेताओं से भीड़ करके टिकट वापस करने लगे। बहुत सारे नेता अपना टिकट वापस कर दिए, बाराबंकी में, गोंडा में, वहाँ पवन सिंह वहाँ वापस किए, बंगाल में टिकट वापस हुआ। जो नेता डरे हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, जो जनता से कोई सरोकार नहीं रहा इनके सरकार का, वो डरे हुए थे, तो जान रहे थे कि जनता क्या हमको परिणाम देने वाली है, तो वो अपने हार को पहले से ही स्वीकार करके टिकट वापस करके और चुनाव भागने से भाग गए। इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें घोसी की, तो घोसी में हवा जो है आपको क्या नजर आती है? यहाँ राजू राय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के बीच बने रहे, और कई परिस्थितियां ऐसी आई जब लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे, एक दूसरे के घरों पर बैठ करके पानी पीने से मना करते थे। उस समय वो अपने पूरे व्यवस्था के साथ लगे रहे और जनता ने उनको उसी समय चुन लिया कि भाई वो जनता के साथ तब थे और अब उनके साथ जनता है, उसमें कहीं से कोई वो नहीं है, दूर बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? अब भैया मेरा नाम सीवी शर्मा है और मैं एक लोक गायक हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब गानों की लाइन से दूं। तो सबसे पहले तो इस धरती पे आप आए, अब हमको नहीं पता कहाँ से आए, लेकिन जहाँ से भी आए हैं आपका मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है मऊ की धरती पे। और यहाँ का चुनाव इतना बढ़िया मजेदार हो गया है
क्योंकि यहाँ जाति का समीकरण पूरा खत्म हो गया है। केवल एक समीकरण है, राजीव राय जिंदाबाद। राजीव राय को घोसी से जिताओ और संविधान बनाओ, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जनता दो सवाल कर रही है, 2-3 सवाल जनता का। किससे? सीधे सरकार से। सरकार ने क्या कहा? कुछ भी नहीं हुआ। मैं गीत के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जनता ने, पूरे भारत देश की जनता ने यह तय कर लिया है क्या? अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, अरे दवाई कोनो काम ना करी, अरे दवाई कोनो काम ना करी है, अरे दवाई कोनो काम ना करी है। ए फकीर बाबा, ए फकीर बाबा अब झोला ला उठाई, अरे दवाई कोनो काम। क्योंकि जनता पूछता है भारत, अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, अब बीत गइल 10 साल का बा इरादा। तो कैला देश हवा से है, तो कैला देश हवा से बड़ी बेवफाई, दवाई कौन काम। आगे सुनिए, सबसे बड़ा सवाल पूछता है पूरा भारत, अपने सीने में आग रख के, तूफान रख के दिल दहल जाता है। अरे कैसे भइले पुल हरवामा में हमला हो। आपका भाई मरा होगा, किसी पत्नी का पति मरा होगा, किसी का, अरे बाप कलेजा फट जाएगा। आप सुनिए मेरी सरकार, मोदी सरकार, सुनो भाई मेरे, क्या आपने किया? आपने क्या किया? आज तक 10 साल खुलासा नहीं किया। आपको मैं क्या कहूँ, आप तो माननीय हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, अब विष्णु के अवतार को पता नहीं चल पाया। ये है सवाल, पूछता है पूरा भारत। अरे कैसे भइली पुल हरवामा में हमला हो, कैला ना खुलासा, बोला का बाट मामला हो। इसलिए और आपने क्या किया? बहुत गड़बड़ काम आपने किया। अब देवा के तहनो तू, देवा के तहनो तू क्रिया धराई, दवाई कौन का। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आपने 5 किलो राशन देकर भारत की जनता को पंगु बना दिया, मानसिक तौर पे विकलांग बना दिया। खाओ खाओ हमारी गाओ, खाओ। नहीं होगा, जनता समझ चुकी है आपकी सारी साजिशें, सारे पोल खुल चुके हैं। इसलिए कवि ने लिखा, अरे 5 किलो राशन पर भैया हो अब केहू ना भुलाई। और सबसे क्या मैं बताऊं आपको, शब्द में क्या कहूं, कितना आपने गलत काम किया। अग्निवीर योजना धरल रही जा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर 4 साल की नौकरी है। आप कैसे कर दिए भाई? 4 साल की नौकरी, लड़का बंदूक चलाना सीखा तब तो रिटायर हो जाएगा, फिर क्या करेगा? सुनिए गाने के माध्यम से। अरे 5 किलो राशन पर अरे अब केहू ना भुलाई, अग्निवीर तू हर योजना धरल रही जाई। आगे क्या? मणिपुर दी हाला। आय हाय मोदी जी, आपने मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने जवाब नहीं दिया। मणिपुर क्यों नहीं बोलते आप? मणिपुर देश से बाहर है क्या? मणिपुर महिलाओं के साथ क्या किया आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, लेकिन आपकी जबान नहीं खुलती है। और मंच पे भाइयों बहनों क्या बोलते हैं आप? जवाब दीजिए। मणिपुर पे कैसे? मणिपुर दी हाला, मणिपुर दी हाला, अरे काहे सुलगाई, दवाई कौन। अब आखिरी में सुन लीजिए, अब होने क्या जा रहा है। आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, तो 400 पार तड़ी पार, और 400 पार भैया। अब झोला रखो तैयार, अब करो विदाई। आखिरी में मेरे भैया, आखिरी में, अरे इंडिया गठबंधन का और बोहला बयार हो, इंडिया गठबंधन का अरे बोहला बयार हो। लिखे प्यारे कवि अब की बदली सरा,
ललकार के बोलिए बदली सारा कार हो तगावे सीबी शर्मा तगावे सीबी शर्मा सबके समझाई दवाई कौन काम अब की साहेब जी का अब की फलाने साहेब का हो जाई विदाई दवाई कौन काम। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद और घोषे से राजीव राय जिंदाबाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पे आपने गाने के माध्यम से जो है इन्होंने पूरा जो है सब कुछ बता दिया। आइए इनसे भी बात करें। हाँ, नाम क्या आपका? ओमकार सिंह नाम है सर। अभी इन्होंने बात ये भी यहाँ से किया कि पुलवामा का इन्होंने जिक्र किया, तो इन साथी भाई को मैं बता देना चाहता हूँ, पुलवामा की जब ये बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये अपने भारतीय जनता पार्टी पे मुद्दा नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये कहीं सवाल कर रहे हैं तो हमारे इंडियन आर्मी पे सवाल खड़ा करने की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि क्या जवाब दिया हमारे इंडियन आर्मी ने। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोगों की पुलवामा का अटैक हम लोगों के लिए जितना दर्दनाक था और उसका जवाब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया। और दूसरा इनका क्वेश्चन था कि 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन आप तो बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम 5 किलो को बढ़ के 10 किलो देंगे। मतलब ये लोग मानते हैं कि 5 किलो राशन देना हमारे लिए जरूरी है। और रही बात इनकी तीसरा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ थे वहाँ थे, और मैं इनके पूछना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ये कहाँ थे जो आज जाके शायरी के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। 2020 कोरोना का फर्स्ट लहर हो चाहे 2021 में कोरोना का दूसरा लहर हो, ये कहाँ थे भाई। और मैं बता दूं कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि आरएसएस हो चाहे एबीवीपी हो, वहाँ के कार्यकर्ता गली गली जाके हर जगहों पे जाके लोगों की सहायता कर रहे थे और लोगों का सहायता करने का काम किए थे। हम ये बताओ वैक्सीन कौन से लगवाई है? हम लोग कोविन कोवैक्सीन लगवाई? यस। कोविशील्ड के बारे में पता है आपको? यस सर। तो कोविशील्ड के बारे में जो सामने आ रही है चीजें, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो रही बात कोविशील्ड के बारे में, कोई भी हमारे भारत में या कहीं भी किसी भी प्रकार की जब दवाई बनाई जाती है तो हमेशा जांच पड़ताल की जाती है। और रही बात एक अफवाह जो आ रही है कि इसके बारे में उसकी जांच चल रही है, वो जांच जैसे नहीं चलेगा उसके। अच्छा, मुझे एक और चीज ये बताओ कि जिस प्रकार से रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने इस पर भी फोकस किया और अगर हमने अभी अपने कवरेज के दौरान देखा कि प्रयागराज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो बस्ता है उसमें मैनिफेस्टो लेकर घूम रहे हैं। कोई भी उनसे जो है सवाल कर रहा है तो मैनिफेस्टो निकालकर बता रहे कि रोजगार गारंटी दे रही है कांग्रेस, यहाँ पर हमें इस सरकार में हमें वैकेंसीज नहीं मिली और वैकेंसीज मिली तो उसमें पेपर लीक हो गए। तो इस समस्या पर क्या कहेंगे आप? रही बात पेपर लीक की बात सर, तो मैं बता दूं पेपर लीक अगर हो रहा है तो जो है कहीं प्रशासन की गलती, तो उस प्रशासन के लिए लीक कमेटी द्वारा उस पर तय भी किया जा रहा है। और रही बात रोजगार की, तो मैं ओमकार, मैं DCSK PG कॉलेज में जब छात्र हूँ तो मैं उसी समय DCSK PG कॉलेज में ही मेरी विद्यार्थी कंप्यूटर की दुकान चल रही है। और मैं बता दूं कि वहाँ वो दुकान खोलने के लिए मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन और 20,000 का लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही मिला। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वावलंबी बनने की जो बात होती है वो प्रधानमंत्री जी दे ही रहे हैं अपनी योजना के माध्यम से। आज मैं और मेरे दुकान पे 3 लोग हैं। मैं बता देना चाहता हूँ मैं महज 22 साल का विद्यार्थी हूँ और मैं DCSK PG कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैं PG में पढ़ाई करने के साथ आज मेरे साथ 3 लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी मानसिकता जो बनी हुई है जो सरकारी नौकरी की, आप यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी किस प्रकार से है, कितना कम है, लेकिन वहाँ पे हम लोग ये एकदम मानना की तैयारी नहीं कि हम लोग कोई कुछ काम करें। और ये हम लोगों की मानसिकता जो बनी है उसको बदलने के काम है। अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जितने युवा हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अच्छा उभर सकते हैं। बिल्कुल, तो उभरने की बात उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन पांडे है। तो रमन जी, आपके हिसाब से क्या माहौल है आपके लोकसभा क्षेत्र में? हमारे लोकसभा घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनता ने पूरा मन बना लिया है। घोसी लोकसभा की जनता जो है लामबंद हो चुकी है और राजू राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से उनको जनता जिताने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। कैसे? मेरे साथ चलिए। मैं जिस क्षेत्र में चल रहा हूँ, मैं 10 गांव घूमा हूँ अभी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, वो निराश है, वो प्रत्याशी को लेकर के निराश है। क्या कह रहे हैं? वो प्रत्याशी को कह रहे हैं कि कब किसको, उसके पास इतनी मोटी एक गाली की डिक्शनरी है, उसमें नई नई गालियों का प्रयोग करते रहते हैं। देखिए ये बताइए, जो जैसे राजा भैया हैं तो उनको पारिवारिक उनकी विरासत में राजा
का मिला हुआ है वादा, उसको हम नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते। तो राजा भैया हैं तो राजा भैया हैं। ये बोलते हैं कि रानियों का नशबंदी कर दिया गया, ये कौन सी भाषा आप बोलते हो भाई? तो इस तरह की भाषाएं जो है सभ्य समाज में, आप अपने को अम्बेडकर बनना चाहते हो, आप अम्बेडकर नहीं बन पाओगे। आप कांशीराम बनना चाहते हो, आप भाजपा में थे तो सपा को गाली दिए, सपा में थे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली दिए, कभी पूज्य योगी जी को। देखिए, मैं योगी जी के राजनीतिक विचारों का विरोधी हूँ, पर्सनल उनका विरोधी नहीं हूँ। योगी जी को इन्होंने बोला था कि भेज दूंगा घंटा बजवाने के लिए मठ में, योगी जी को झाड़ू लगवाऊंगा। तमाम जो है अभी उनके बेटे जो प्रत्याशी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने कान पकड़कर उठक बैठक कराया था। आप सोचिए जनता में कितना आक्रोश है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आज तो जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, वह खुलेआम चुनौती दे रहा है कि आए हमसे दोनों प्रत्याशी बहस कर लें, दोनों प्रत्याशी बहस कर लें कि मैं 2014 में चुनाव हार गया, चुनाव हारने के बाद भी 10 साल जो है जनता के बीच बना रहा और जन सेवा करता है। ये लोकसभा सीट जो है, इसमें राजभर कम्युनिटी जो है वो बाहुल्य है। क्या लगता है कि वो नहीं, बाहुल्य नहीं है। क्या लगता है कि वो बाहुल्य नहीं है, ऐसा नहीं वो फैक्टर है कि बनेगा वो? नहीं, कोई फैक्टर नहीं। महेंद्र राजभर उन्हीं के पार्टी से निकले हुए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम लोगों के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, तो कुछ उनका भी वोट है। ऐसा नहीं है कि केवल ओम प्रकाश राजभर जी। और देखिए, सबसे बड़ी जो बात होती है किसी भी कैंडिडेट के जीतने के लिए, जिसको सर्व समाज का वोट मिलेगा, जिसको सर्व समाज के लोग स्वीकार करेंगे, वह निश्चित है चुनाव में विजय प्राप्त करेगा। तो यहाँ मिल रहा है सर्व समाज। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी को जाति पात से ऊपर उठकर उनके विनम्रता पे लोग कहते हैं कि ये पीएचडी हैं, लेकिन आपको एक बताता हूँ कि संस्कृत में हमारे धर्मों में लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या तो विनय और विनम्रता देती है, विद्वान व्यक्ति जो है विनम्र हो जाता है। लेकिन यह तो एक हमारे मित्र हमारे सहपाठी पद्मेश तिवारी जा रहे थे, इनका स्कॉट चल रहा था, उसकी गाड़ी जाम में फंस गई, बगल में इनकी गाड़ी लग गई, उसको इन्होंने गाली दिया। इनके बाउंसर उतर के उसको गाली देते हैं। तो क्या हम ऐसे प्रत्याशी को देश की सबसे बड़े पंचायत में भेजने का काम करेंगे जो केवल नई नई डिक्शनरी से गाली निकाल के लावे? हम ऐसे प्रत्याशी को भेजेंगे जो यहाँ मऊ की जनता, बुनकर, किसान, छात्र, नौजवान और घोसी के चौमुखी विकास के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाए। तो घोसी की जनता बिल्कुल ठीक है। तो आपका नाम क्या है? ओमपाल सिंह। तो ओमपाल जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में किसकी हवा है? देखिए, यहाँ पर एनडीए गठबंधन प्रेजेंट टाइम भारी है। और जहाँ तक बात रही भाई साहब की, तो उनका और उनकी पार्टी का, उनके गठबंधन का नीचे से लेकर और ऊपर तक। लेकिन भाई साहब का कहना है कि वो डिक्शनरी लेकर चलते हैं गालियों की, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। उनका काम है नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ बोलना और दूसरे की बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, हर बातों को। तो उनकी बातें क्या की जाए? नहीं, लेकिन हमने देखा वीडियो भी वायरल हुए हैं गाली देते हुए। वीडियो वायरल पहले का है जो इसको वायरल कर रहे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसी संगति रहती है, सपा में थे तो सपा के लोग गाली दिलवाए, तो गाली देने वाले से ज्यादा गाली दिलवाने वाला दोषी है। इस बात को भी आप समझिए। तो क्या हवा लग रही है? हवा यहाँ पर अच्छी है। आज मोदी जी भी आए थे, लगभग 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख के आसपास से अभी तक जो हम लोगों का समीकरण है, एनडीए गठबंधन जीत जाएगी। बिल्कुल। तो आप और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण सिंह। मैं भाई साहब, अभी बाबा जी ने कहा कि राजीव राय, ओम प्रकाश राजभर जी ने राम जी पे बोला और राजपूतों पे बोला, अन्य बिरादरियों ने बोला। मैं एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो कल लक्ष्मण यादव आए थे प्रचार करने, डॉक्टर लक्ष्मण यादव सीधे सीधे सनातनों पे विरोध करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं, सीता जी पे सवाल उठाते हैं, माता पार्वती पे सवाल उठाते हैं, गीता जी पे सवाल उठाते हैं। तो एक पक्ष तो यह भी बनता है कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष को जब आदमी गाली देता है तो पूरा वो एक धर्म को गाली दे रहे हैं। तो फिर एक पक्ष तो सीधा सीधा उनके साथ खड़ा है। तो हम तो सीधा सीधा हम सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बाहर से आए हैं, कहीं से और आए हैं, ये मतदाता लिस्ट में रसड़ा के हैं। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं जितनी बार राजीव राय जी के भाषण सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसा करने के लिए, मैं पैसा के लिए नहीं आया हूं, मैं समाज के हित के लिए आया हूं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में आज से 70 साल 75 साल पहले बहुत पैसे वाले और राजनीति में सेवा करने के लिए पहले व्यक्ति नहीं है। तीसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्रभु श्री राम की बात सुनी होगी कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़ के महान है।
मैं इस बात की पुष्टि इसलिए करना चाहता हूं कि जब शिशुपाल ने 100 गालियां कृष्ण को दी थी तो 100वीं गाली के बाद अपना चक्र चलाया था, ना कि पहली गाली के बाद। तो अभी शिशुपाल के अनुसार, कृष्ण के अनुसार देखा जाए तो 99 गालियां सुननी बाकी हैं। तीसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की बात की। जितने लोग खड़े हैं कोई डॉक्टर अरविंद राजभर की बात नहीं की। बीएचयू से एमफिल किया हुआ व्यक्ति, सनातनी विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति सनातन के खिलाफ कभी बात नहीं कर सकता है। और मैं इस बात के लिए मैं कोई एक व्यक्ति साक्षी होकर कह दे कि डॉक्टर अरविंद राजभर ने सनातन के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ, किसी के खिलाफ आवाज उठाई हो तो। एक मिनट बताइए। एक दिन इनके कार्यालय का उद्घाटन था, ठीक, और हमारे यहाँ एक पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे जी हैं, इस समय वह भाजपा में हैं, पहले सपा में हुआ करते थे, और उन्होंने एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट किया कि ब्राह्मण जीते खाता है और मरते भी खाता है। क्या यह बात वहाँ पे मन से कहने की जरूरत थी? मैंने पहले ही कहा था, मैं पहले ही कहा था कि डॉक्टर अरविंद राजभर की कोई बात की पुष्टि करे। मैं अन्य किसी नेताओं की बात नहीं करता, नहीं तो मैं सैकड़ों नाम गिनाऊंगा, मैं सैकड़ों नाम बताऊंगा। अभी मैंने खुद कहा कि तो दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद राजभर। एक और बता देते हैं, नरेश अग्रवाल जी हैं, नरेश अग्रवाल जी इस समय भाजपा में हैं। उनका एक बयान था कि बिस्की में विष्णु बसे हैं। अब इसके आगे आप समझ जाइएगा आज किसके पार्टी में है और किसके साथ है। भारतीय मशीन के साथ है। डॉक्टर एक जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करके चला जाए, वो सनातन धर्म को गाली दे के चला जाए, भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो शुद्ध हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी। मेरी पूरी बात आप सुनिए, मेरी पूरी बात सुनने के बाद जिसको जो जवाब देना होगा देगा। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप व्यक्ति की बात करें जो प्रत्याशी है। आप बात करते हैं जिन्होंने अभी कहा कि जिस दल से आए, हर पार्टी का, हर मुखिया का, हर परिवार के एक व्यक्ति का एक विचारधारा होती है। अगर आप उस विचारधारा के साथ जुड़ते हैं तो जितने आपके पीछे के काम है उस नई विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि विभीषण रावण का भाई होते हुए राम के पक्ष में था। पहले मेरी बात पूरी सुनिएगा, जब जिसको डिबेट करना होगा इस मेरी बात कहने के बाद अपनी बात रखेगा। आपकी बात लंबी हो रही है। नहीं, ठीक है, आप संविधान पे बात करिए, लोकतंत्र पे बात करिए। सरकार का काम क्या होता है सुनिए, सरकार का, एक मिनट सुनिए, सरकार का काम क्या होता है, उस पे क्या आश्वासन दे रहे हैं जो भावी यहाँ के सांसद बनने वाले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो। वो इन यहाँ पे देखिए, आप ज्यादातर नौजवान हैं, इन नौजवानों का क्या भविष्य होगा, सरकार कौन सा वादा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने और उसके गठबंधन ने एक रोजगार का वादा किया। पिछले 10 वर्षों में 30 लाख पद जो सरकारी, जो केंद्रीय सरकार में खाली हुए हैं उनको भरने का वादा किया जा रहा है। क्या उस वादे को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कोरोना के बाद महंगाई चरम पे है। कोरोना के समय तमाम भ्रष्टाचार हुए भारतीय जनता पार्टी में, उस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाह रही है। केवल धर्म के नाम पर आप पर्दा डालना चाहते हो। आप एक बात बताइए, धर्म जब हम घर से निकलते हैं, सुबह राम को पूछ के निकलते हैं, अपने आराध्य को पूछ के निकलते हैं। कोई विष्णु भगवान को पूछता है, कोई दुर्गा माता जी को पूछता है, कोई राम को पूछता है। पूजन जो है वो अलग अलग होता है, सबकी अपना एक धर्म है, अपनी एक आस्था। मेरी बात कहने देंगे तब तो मैं रोजगार की देश का प्रधानमंत्री जिसने पिछले 2019 में वोट अपने नाम पे मांगा था। आप पूरी बात सुनिए तब तो आपको जवाब मिलेगा। नहीं, भल्ला की बात, आप मोदी की बात करिए, अमित शाह जो खैर ख्वाह है इस पार्टी के। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। बताइए। अभी आपकी सारी सवालों का जवाब है, लेकिन आप धैर्य खो दे रहे हैं। आपकी तरह मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपकी तरह मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। देखिए 2013 तक विकास विहीन राजनीति का नाम दिया था सूरज भल्ला ने। उसने कहा कि सबसे ज्यादा, और सूरज भल्ला का नाम आप सर्च कर लीजिए, आर्थिकी है, अर्थशास्त्री। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई अर्थशास्त्री नहीं है। आरबीआई भी अर्थशास्त्री बैठा, बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल एक इतिहास शास्त्र को अर्थशास्त्री बना रखा है। नहीं, आप बोलो अर्थशास्त्री बता रहे हैं, आप बताइए ना। आप मेरी बात आंकड़े पे पहले आप ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार इसने मिला। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सड़कों की बात किया जाए। कोई एक व्यक्ति कह दे कि नितिन गडकरी ने सड़कों पे काम नहीं किया। तीसरी बात स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। 22 एम्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इससे पहले कितनी कांग्रेस सरकारों ने एम्स को दिया, इसका आंकड़ा निकाल के देख लें। केवल धर्म के राम का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, केवल धर्म के राम। क्या लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को किसने बदला? आप बताइए। मोदी सरकार ने बदला। शिक्षा की बात हो गई, सड़क की बात हो गई, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात हो गई। आप बात की बात कहाँ हुई? मैंने तो अभी कहा शिक्षा नीति बदल रहे हो, मैंने आप सड़कों का नाम बदल रहे हो, आप रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हो। का नाम रेलवे में
जो सीनियर सिटीजन थे उनको जो सहूलियत मिलती थी, आधा पैसे पे जो टिकट होता था वो खत्म कर दिया गया। रेलवे के स्टेशन के नाम बदलने से सीनियर सिटीजन को सहूलियत नहीं मिलती है। आप शिक्षा की बात करते हो, कितने रोजगार दोगे? जब विदेशी शिक्षा के बाद क्या होगा? अग्निवीर योजना 4 साल की है, उसमें 6 महीना अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर पे चर्चा ज्यादा होती है। अग्निवीर पर मुझे बताइए। देखिए, जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद जितने भी रोजगार की बात ये किए, तो हमारे यहाँ पूर्वांचल के लोग सड़कों पे उतरते हैं, दौड़ा धापी करते हैं कि मेरा लड़का रोजगार पे जाए। फिर सरकार को लगा कि भाई मेरे पास 5 किलो अनाज भी देना है। जो सड़कों पे जो रोजगार दिहाड़ी का काम करते थे, कोरोना के बाद घर बैठ गए, दिहाड़ी का काम उनको नहीं मिल पाया, उनको कैसे दिया जाए? अगर ये बात गलत रहती तो 10 किलो अभी राहुल गांधी की सरकार कहती कि नहीं देते। ये लगातार क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। बताइए गौरव जी, आपके हिसाब से लहर किसकी? देखिए, बात क्या है कि लहर किसकी है, क्या है, वो आदमी जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जाकर मतदान करेगा। और बात क्या है कि भैया ने बोला कि फला नेता ने ये सनातन का विरोध किया। सनातन के विरोध करने वाले इनके खेमे में खुद पार्टियां हैं। संजय निषाद जी ने क्या बोला था, और फिर ओम प्रकाश राजभर ने 2017 के बाद इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल से इनके क्या बोला था कि खीर खाने से कोई पैदा कैसे हो सकता है, और इनके में कोई जाता है वो बहुत बड़ा धार्मिक और बहुत बड़ा सनातनी हो जाता है। और बड़े बड़े सनातनी है, जैसे कि कौन अग्रवाल जी हैं, फिर राकेश राठौर जी इनके पार्टी के विधायक थे जो इस्तीफा दिए हैं अभी जल्द में। तो ये जो है ना, ये धर्म की राजनीति करना, जो कि किसी पार्टी को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए बेरोजगारों की, बात होनी चाहिए। बात रोजगार और बेरोजगारी की होनी चाहिए। और भी लोग इस बात। हाँ भैया बताइए, नाम क्या? मेरा नाम आनंद किश पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मऊ। जी, आप बताइए क्या जो है माहौल चल रहा है अभी आपके लोकसभा में? देखिए, ये बोलती है भैया कुछ माहौल नहीं है, थोड़ा सा बोलने दीजिए। आपने बोला, उन भाई ने बोला, उन भाई ने बोला, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं। बिल्कुल बोलिए, थोड़ा सा रुकिए। अभी मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी अगर मऊ जिले में आप देखेंगे, मऊ की धरती पर देखेंगे, तो बिना कल्पना राय का नाम लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये हम समझते हैं कि सही नहीं है। अगर यहाँ मऊ जिले, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मऊ की बात करता हूँ। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। अगर आज हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। अगर आज हम रेलवे स्टेशन से जो है लिचवी पकड़ करके अगर दिल्ली जा रहे हैं तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। अगर हम आज स्टेडियम में जा रहे हैं प्रैक्टिस करने तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। अगर आज हम सिविल कोर्ट मऊ में जा रहे हैं वकालत करने तो आज कल्पनाथ राय की देन है। अगर हम कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, तहसील पर, जहां भी आप देखें तो हमको लगता है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, भाजपा के भाई साहब सुन लीजिए, मैं कहना चाहूंगा कि 99 के बाद सन 2000 से 4 सांसद यहाँ हुए। मऊ घोसी लोकसभा क्षेत्र में 4 सांसद हुए। और मैं यह कहना चाहता हूं, कल्पनाथ राय के मरने के बाद किसी एक सांसद ने, किसी एक विधायक ने पूरे घोसी लोकसभा में या पूरे मऊ जिला के पूरे मतलब प्रांगण में कुछ कर दिया हो तो मैं यहाँ बोलूंगा नहीं। आप जो बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, मैं तो यह कहता हूं कि जब हिंदुस्तान 1947 के बाद आजाद हुआ था और तम्बू लेकर के खड़ा हो रहा था, छज्जा लेकर के खड़ा हो रहा था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और कश्मीर अलग राष्ट्र था, उसको राष्ट्र में मिला दिया, हिंदुस्तान के अंदर मिला दिया कश्मीर को। सुनिए, पहले बोलने दीजिए। यही आप गलत हैं, आप यही गलत हैं। आपको मालूम नहीं है, इतिहास मालूम नहीं है। आप इतिहास क्या इतिहास? रुकिए, पहले आपने बोला, आप रुकिए, आपको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है और कश्मीर को अपने देश में विलय कर लिया। मैं तो यह कहता हूं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, अगर हिंदुस्तान बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय मोदी जी के रहनुमा जो कहते हैं मुखिया हमारे देश के, अगर 10 साल के अंदर अगर पाक अधिकृत कश्मीर को ले लिया होता तो मैं समझता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सुनिए, धारा 370 लगने नहीं, आपने कहा मैंने सुना, आपने कहा मैंने सुना, आप बोलने नहीं देते हैं। धारा 370 पे आपकी सरकार, आप बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं। धारा 370 पे आपकी सरकार ने इतना आवाज उठाया, सबसे बड़ी गंदी आदत है कि बोलने नहीं देते हैं।
170 बोलने नहीं देते, आवाज उठाया तो पीओके पे तो बंद चलवा देंगे। बोलने नहीं चाहिए, बोलने नहीं देते। अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 10 साल के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर को अगर इन लोगों ने ले लिया होता, पाक अधिकृत कश्मीर को इन लोगों ने ले लिया होता, तो मैं समझता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन्होंने बराबरी कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो कांग्रेस की हुआ है। मैं यह कहता हूँ, आपकी उम्र कितना है? आपकी उम्र कितनी? 30 साल। 30 साल। इनकी उम्र 30 साल है। 1989-90 में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कंप्यूटर युग लाने का प्रयास किया था और यही भाजपा के लोग उसमें 2 या 4 सांसद हुआ करते थे। कंप्यूटर बात आया, कहने दीजिए, बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। इन लोगों की सबसे बुरी आदत है, भागेंगे अब, ये भागेंगे। तो बोलने दीजिए। आपने बोला मैंने। ठीक है, मैं देखिए, मैं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए क्या है कि ये डिबेट आप लोग लगातार आपस में कर रहे हैं अब, और आम जनमानस से पूछते हैं बात। क्या भैया, क्या माहौल कहते थे यही पुरानी जो सरकार, माहौल क्या ये बताइए? माहौल तो एकदम एक तरफा मोदी का है। 400 पार विरोधियों को दें और लोकसभा में भूल गई है। ये कहते थे कि हाँ ये तुम ही अफजल को मारोगे और घर से अफजल निकलेगा। यही लोग है, कोई भूल गया है क्या? यही देश विरोधी है ये लोग। अगर दोबारा आ जाएंगे ना तो ये दशा जो है वो और बुरी हो जाएगी, क्योंकि अब गठबंधन है। पहले तो एक था तो इतना लूटा, अब तो सब मिल गए हैं, अब तो बोरा बांधेंगे ये। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, क्या माहौल है आपके लोकसभा क्षेत्र? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है। गठबंधन का प्रत्याशी है अरविंद राजभर, जीत रहे हैं भारी मतों से, 5 लाख वोट से जीतेंगे इस बार अरविंद राजभर। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, अब बताओ तुम क्या बोल रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे हैं। इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जो मोदी जी है ना, जो चलाए है ना, अब भुला जाएं कि आएंगे कभी। अब दोबारा लौट के 100 बरिस में नहीं आएंगे वो। चलो ठीक है, और भी आपकी बात रखी हमने। क्या नाम है आपका? तो आप बताइए, आपके हिसाब से क्या माहौल अच्छा चल रहा है और बीजेपी की सरकार बन रही है और यहाँ भी अच्छा वोटों से जीतेंगे अरविंद राजभर जी जीतेंगे। चलिए ठीक है, तो लगातार यहाँ पर हमने चाय की दुकान पर जो है काफी चर्चा कर ली। यहाँ पर कहते हैं ना कि पूर्वांचल में आते हैं, अगर आपको राजनीति बतियाना है तो यहाँ बैठ जाइए, खूब राजनीति बतियाएंगे। और जो है आप देख सकते हैं तमाम जो है राजनीतिक मुद्दे भी यहाँ पर उठाए गए, न केवल यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र से बल्कि देश भर के मुद्दे भी यहाँ पर उनकी जो है चर्चा की गई। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।